जयेश माथुर के चूहे की तरह भाग आने के बाद ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, वो बदमाश तो भाग गया। अब मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालूंगा। मुझे अभी डीन के ऑफिस में रिपोर्ट करने भी जाना है। ये कहकर रुद्रा ऑफिस से बाहर जाने के लिए मुड़ा। कृति ने उलझन से पूछा, रिपोर्ट? लेकिन जैसे ही उसने रुद्रा को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा, उसके मुंह से अचानक निकल गया, रुद्रा रुको। रुद्रा रुक गया और पलट कर देखा। कृति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ये कि जयेश माथुर बहुत छोटी सोच का आदमी है। तुमने आज उसे बुरी तरह पीटा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बेहतर होगा कुछ दिन प्राइम केयर से दूर रहो। और जिया तुमसे मिलना चाहती थी। अपनी बात खत्म करते ही उसे पछतावा हुआ। रुद्रा जिए या मरे, उससे उसे क्या? वो इस आदमी की फिक्र क्यों कर रही है? शायद इसलिए क्योंकि रुद्रा ने जयेश को भगाया था, या फिर इसलिए कि अब पता चला कि कबीर झा ने उसे फंसाया था, या फिर जिया के लिए, जो स्कूल में बिना बाप की लड़की सुनकर रोती रहती थी। रुद्रा के चेहरे पर खुशी झलक आई। जिया मुझसे मिलना चाहती है। उसका दिल उम्मीद से भर गया। कृति का दिल पिघल रहा था, मतलब उसके पास अभी भी मौका था। रुद्रा ने तुरंत कहा, मैं समझ गया, चलो काम के बाद साथ में जिया को लेने चलते हैं। कृति ने तुरंत उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शाम को 5:30 बजे एवरग्रीन किंडरगार्टन में। मैं इंतजार नहीं करूंगी, अब जा सकते हो। रुद्रा ने कहा, ठीक है। उसे पता था एक रात में सब नहीं बदलेगा। एक एक कदम आगे बढ़ना काफी था। कृति का ऑफिस छोड़कर रुद्रा सीधे डीन के ऑफिस चला गया। ईरा ने पहले से सब तय कर दिया था, इसलिए डीन ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे कोई शहजादा आया। डीन ने चापलूसी से कहा, रुद्रा जी वेलकम। ईरा मैडम ने सब बता दिया था। यकीन मानिए, आपका यहाँ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके कंफर्ट के लिए हमने आपको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में चीफ फिजिशियन की पोस्ट दी है। रुद्रा को हंसी आ गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसे तो बस कृति के पास रहना था, कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा। नौकरी ज्वाइन करने के बाद रुद्रा ने सफ़ेद कोट पहना और इन पेशेंट डिपार्टमेंट की ओर चल दिया। उसे आज बचाई गई लड़की के शरीर से जहर निकालना था। उसने एक्यूपंक्चर तकनीक से जान तो बचा ली थी, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी इलाज था। जब रुद्रा इमरजेंसी रूम में पहुंचा तो लड़की की हालत स्थिर हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, उसके शरीर पर मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगी थी। कई डॉक्टर बिस्तर के सामने खड़े थे। उनका लीडर एक मोटा अधेड़ उम्र का डॉक्टर था, जिसके आधे से ज़्यादा बाल उड़ चुके थे और तोंद कोट का बटन तोड़ने वाली थी। वो बड़े उत्साह से लड़की से उसकी तबीयत पूछ रहा था। उस डॉक्टर ने चापलूसी से कहा, चारवी जी, हमने आपकी बॉडी चेक कर ली है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। जब राकेश जी आएंगे तो हम आपको दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वो अधेड़ डॉक्टर लगभग घुटनों के बल झुकने को तैयार था, यहाँ तक कि वो लड़की को कंबल ओढ़ाने में भी मदद करना चाहता था। उसकी चापलूसी सुनकर पीछे खड़े डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी की अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं थी। ये मोटा आदमी डिप्टी डीन और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था, धीरज माथुर। वो प्राइम केयर के माथुर फैमिली से था। पहले वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन था, लेकिन एक महिला पेशेंट के साथ छेड़छाड़ के लिए उसे पनिश किया गया और स्कूल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेडिकल सिस्टम में उसकी जड़ें बहुत गहरी थी और बिना बैकग्राउंड वाले डॉक्टर उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। और ये लड़की चारवी जोशी न सिर्फ प्राइम केयर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, बल्कि नोएडा के सबसे अमीर आदमी जोशी ग्रुप के चेयरमैन चेतन जोशी की इकलौती बेटी भी थी। इसलिए धीरज माथुर उसे खुश करने के लिए इतना उत्सुक था। चारवी ने नफरत से कहा, दूर हटो यहाँ से, एक मक्खी की तरह कान में भिनभिना रहे हो, मेरा सिर घूम रहा है। मुझे वो अंकल चाहिए जिन्होंने मुझे बचाया था, तुम नहीं।
उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। उसने कंबल खींचकर खुद को ढक लिया। उसकी आंखें उत्सुकता से चारों ओर देख रही थीं। उस अंकल को ढूंढ रही थी। जल्द ही उसकी नजर रुद्रा पर पड़ी, जो अभी अभी दरवाजे पर पहुंचा था। उसकी आंखों में तुरंत खुशी की चमक आ गई। चार्वी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, अंकल, यहाँ आइए। रुद्रा अवाक रह गया। उसने मन में सोचा कि मैं रातों रात अंकल कैसे बन गया। उसने मुस्कुराकर कहा, इस डॉक्टर की बातें गलत नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हालांकि मैंने सुइयों से आपकी जान बचाई है, लेकिन बीमारी की जड़ खत्म नहीं हुई है। बेस्ट होगा आप बिस्तर पर रेस्ट करें, जब तक मैं सुइयों से आपके बॉडी से पॉइजन बाहर ना निकाल दूं। चार्वी ने मीठे से कहा, ठीक है, तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। वो खुद को कंबल से ढक गई, जबकि उसकी आंखें उत्सुकता से रुद्रा को देख रही थी। ये देखकर धीरज माथुर और बाकी डॉक्टरों के होश उड़े। वो इस लड़की को मना नहीं सकते थे, लेकिन अब ये क्या हो रहा था। अवचेतन में वो सभी मुड़े और रुद्रा को देखा। जब उन्होंने रुद्रा के शरीर पर सफेद कोट देखा, तो सबके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहले कभी नहीं देखा था। खासकर धीरज माथुर का चेहरा तो गुस्से और जलन से और भी बदसूरत हो गया। उसने मन में सोचा कि ये क्या बकवास है। मैं पागलों की तरह इसकी चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और इस लड़के की एक बात पर वो मान गई। हालांकि रुद्रा ने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधे चार्वी के बिस्तर पर गया, अपनी जेब से चांदी की सुइयां निकाली और ट्रीटमेंट शुरू करने वाला था। लेकिन ठीक इसी पल धीरज माथुर की तेज आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। धीरज माथुर ने हैसियत दिखाते हुए कहा, रुको, मैंने तुम्हें इस हॉस्पिटल में पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? मिस जोशी कोई मजाक नहीं है। तुम उनका ट्रीटमेंट इतनी लापरवाही से स्टार्ट नहीं कर सकते। रुद्रा को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की पूरी प्रोसेस डायरेक्टर ने खुद संभाली थी, जिसकी भनक धीरज माथुर और दूसरे डॉक्टरों को बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही धीरज माथुर ने सवाल पूछा, डॉक्टरों की पूरी टीम भी शक भरी नजरों से रुद्रा को घूरने लगी। रुद्रा ने लापरवाही से अपना कंधा झुकाया। मैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टर से पूछिए। तो इसकी पहुंच ऊपर तक थी, लेकिन धीरज माथुर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरज माथुर ने ताना कसते हुए कहा, वाह, क्या मजाक है। कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक गायनेकोलॉजिस्ट कब से करने लगा? डायरेक्टर की बात करते हो? डायरेक्टर ने तुम्हें एंट्री दे दी तो क्या तुम खुद को कोई स्पेशल समझने लगे? धीरज की बात सुनते ही दूसरे डॉक्टरों के चेहरों पर भी जहरीली मुस्कान तैर गई। हॉस्पिटल्स में एक अनलिखित रूल था। सर्जरी डिपार्टमेंट में सबसे काबिल लोग होते थे, जबकि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी को सबसे निचले लेवल पर देखा जाता था। एक युवा डॉक्टर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी तो वो डिपार्टमेंट है जहां सबसे बेकार डॉक्टरों को भेजा जाता है। कचरा डिपार्टमेंट है। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई। डायरेक्टर ने तुम्हें उस डिपार्टमेंट में भेजा, मतलब वो खुद तुम्हें किसी लायक नहीं समझते और तुम इसे अपनी शान समझ रहे हो। तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। एक और ने मजाक उड़ाया, और बेशर्मों की तरह सबको बता भी रहे हो, तुम्हारी चमड़ी तो बहुत मोटी है। उनकी नजरों में रुद्रा बस एक ऐसा आदमी था जिसने किसी की सिफारिश से एंट्री तो पा ली थी, लेकिन उसे गायनेकोलॉजी में भेजा जाना इस बात का सबूत था कि उसके पास न तो कोई खास मेडिकल स्किल थी और न ही उसकी पहुंच बहुत मजबूत थी। चार्वी का सब्र अब टूट रहा था। चार्वी ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट है? मुझे सिर्फ अंकल पर ट्रस्ट है। मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ अंकल ही करेंगे। धीरज माथुर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने मन में सोचा कि ये सब इस रुद्रा का किया था। न जाने इसने शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी पर कौन सा जादू कर दिया। बाहर से वो शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाई। धीरज माथुर ने समझाने की कोशिश की, मिस जोशी, मेरी बात तो सुनिए। आपकी कंडीशन अब उतनी सीरियस नहीं है, बस रेस्ट की जरूरत है। चार्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चार्वी ने जोर से चीखा, चुप हो जाओ।
तुम एक निकम्मे डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें बस यही बोलना आता है कि रेस्ट करो, रेस्ट करो। अगर रेस्ट ही करना है तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? सारे पेशेंट्स को घर भेज दो। धीरज माथुर ने गुस्से में दांत भींच लिए। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, चार्वी ने पास पड़ा तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। चार्वी ने झुंझलाकर चीखा, यहां मेरी नजरों के सामने खड़े होकर मेरा दिमाग मत खराब करो। धीरज माथुर का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। उसने नफरत भरी नजरों से रुद्रा को देखा, लेकिन रुद्रा ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। धीरज माथुर रुद्रा को घूरते हुए बोला, जब मिस जोशी ने स्पेशली तुम्हारा नाम लिया है तो तुम्हें अपना स्किल दिखाना ही चाहिए। हम सबको अपनी आंखें खोलकर देखने दो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करता है। उसने गायनेकोलॉजिस्ट शब्द पर खास जोर दिया। उसकी आवाज में जहर घुला था। बाकी डॉक्टरों के चेहरे भी बिगड़े हुए थे। वो कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट थे और एक गायनेकोलॉजिस्ट आकर उनके हाथ से पेशेंट छीन रहा था। ये ऐसा था जैसे रुद्रा ने उन सब के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। रुद्रा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे चार्वी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे तुम्हारी पल्स चेक करनी है। चार्वी ने तुरंत एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपना हाथ बढ़ा दिया और खुद ही अपनी स्लीव ऊपर कर ली। ये देखकर डॉक्टरों का चेहरा और भी काला पड़ गया। रुद्रा की बातों में ऐसा क्या था? वो लोग कब से उसकी चापलूसी कर रहे थे, लेकिन इस लड़की ने उनके हाथ से पानी तक नहीं पिया। और अब रुद्रा के एक बार कहने पर वो उसे पल्स चेक करने दे रहे थे। डॉक्टरों की नफरत भरी निगाहों के बीच रुद्रा शांत बना रहा। उसने बस कुछ पल के लिए पल्स पर उंगलियां रखी। रुद्रा ने कहा, तुम्हारी बॉडी में पॉइजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये किसी भी टाइम खतरनाक हो सकता है। मैं तुरंत एक्यूपंक्चर यूज करके इस पॉइजन को बाहर निकालूंगा। चार्वी के शरीर में जो जहर था वो कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं था। जब तक असर नहीं दिखाता तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी और किसी भी टेस्ट में कोई सिम्टम नहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन एक बार असर शुरू हुआ तो जानलेवा होता। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था। लेकिन धीरज माथुर और दूसरे डॉक्टरों के लिए ये सब बकवास थी। धीरज माथुर का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। एक मिनट रुको, हमने मिस जोशी की सारे टेस्ट किए हैं और उनकी बॉडी में पॉइजन का कोई ट्रेस नहीं है। तुम्हें तो ठीक से पल्स चेक करनी भी नहीं आती। आखिरकार उन्हें रुद्रा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। एक ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जोशी को धोखा देने की? तुम्हें तो जॉब से निकाल देना चाहिए। दूसरे ने जोड़ा, हाँ बिल्कुल सही, मिस जोशी इसकी बातों में मत आइए, ये आपको फूल बना रहा है। डॉक्टर लगातार चार्वी को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चार्वी ने रुद्रा पर जरा भी शक नहीं किया। जब उसे बचाया जा रहा था तब रुद्रा ने साफ कहा था कि ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं बल्कि पॉइजन है। चार्वी ने डॉक्टरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चार्वी ने बिना हिचकिचाहट के कहा, तो अंकल जल्दी से मेरी बॉडी से पॉइजन निकाल दीजिए। रुद्रा ने शांति से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने हैं। मुझे तुम्हारी बैक पर नीडल्स लगानी है। ये सुनकर चार्वी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। ठीक है, मुझे आप पे फुल ट्रस्ट है। इतना कहकर चार्वी ने पीछे मुड़कर देखा। धीरज माथुर और बाकी डॉक्टर अभी भी वहीं खड़े थे। धीरज माथुर के दांत गुस्से में किटकिटा रहे थे। उसने मन में सोचा कि ये रुद्रा जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है। उतने में चार्वी ने चिल्लाया, आप लोगों ने सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? जल्दी से यहां से निकलो। धीरज माथुर के गले में जैसे मक्खी फंस गई। वो बस बेबसी में हाथ हिलाकर सबको बाहर जाने का इशारा कर सके। दरवाजे के बाहर माहौल और भी टेंस था। धीरज माथुर का चेहरा नफरत से भरा था। एक ने फुसफुसाया, इतना घमंड किस बात का? है तो बस एक मामूली गायनेकोलॉजिस्ट। दूसरे ने कहा, वही तो, कैसे शांत बने रहने का नाटक कर रहा है, दिखावा करने वाला।
मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। धीरज माथुर की आंखों में एक धूर्त चमक कौंधी। धीरज माथुर ने कहा, जरा मिस्टर जोशी को आने दो, फिर देखता हूं कि इसका घमंड कैसे चकनाचूर होता है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक लंबा अधोर उम्र का आदमी चिंतित चेहरे के साथ तेजी से बाहर निकला। उसके पीछे काले कपड़ों में 2 बॉडीगार्ड्स थे। उस शख्स को देखते ही धीरज माथुर के चेहरे पर शैतानी खुशी की लहर दौड़ गई। वो तुरंत आगे बढ़ा, चेहरे पर गहरी चिंता ओढ़कर बोला। धीरज माथुर ने घबराहट दिखाते हुए कहा, मिस्टर चेतन जोशी, आप आ गए। चार्वी जी की लाइफ डेंजर में है। अगर आप नहीं आते तो कुछ बहुत बड़ा हो जाता। चेतन जोशी भागे भागे आए थे। ये सुनकर वो और घबरा गए। चेतन जोशी ने धीरज माथुर का कॉलर पकड़कर पूछा, क्या हुआ चार्वी को? मुझे क्लियर बताओ। धीरज माथुर ने देखा कि उसका सबसे बड़ा वेपन आ चुका है। वो तुरंत भावुक होकर बोला, मिस्टर जोशी, चार्वी जी बिल्कुल फाइन थी। हमने उनकी सारे टेस्ट्स किए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सडनली एक गायनेकोलॉजिस्ट आ गया और क्लेम करने लगा कि चार्वी जी को पॉइजन दिया गया है। चार्वी भोली है और उसकी बातों में आ गई। वो आदमी अच्छा नहीं है। उसके इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे। उसने एक्यूपंक्चर का एक्सक्यूज बनाकर चार्वी जी से कपड़े उतारने को कहा और हम सबको रूम से बाहर निकाल दिया। धीरज माथुर की बातों में आकर क्या चेतन जोशी ने रुद्रा को ही अपनी बेटी का दुश्मन समझ लिया? क्या चार्वी का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से पहले ही रुद्रा एक बड़ी मुसीबत में फंस गया? क्या रुद्रा शाम को 5:30 बजे जिया से मिल पाएगा?